जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसमें हमने समझना ये है कि हमारे जो कम्युनिकेशन है उसके साथ साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है। तो देखें, इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ पहले। हमारे पास दो लोग होते हैं, एक को हम कहते हैं सेंडर और दूसरा होता है हमारा रिसीवर। सेंडर ने मैसेज देना है रिसीवर को। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सेंडर की तरफ से मैसेज रिसीवर तक चला तो जाता है लेकिन उसको एज़ इट इज़ समझ नहीं आती, ठीक है। क्योंकि उसको एज़ इट इज़ समझ नहीं आ रही तो हम उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। तो इसलिए फिर हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म होती है एज़ इंटेंडेड बाय सेंडर। जो जिस इंटेंशन के साथ सेंडर ने मैसेज दिया है, अगर वो मैसेज उसी ही इंटेंशन के साथ रिसीवर तक पहुंच गया है, रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है या उसने उसको उस तरह से इंटरप्रेट किया है या उस मैसेज पर उसने उस तरह से अमल किया है, तो हम उसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। तो यहाँ पे अब जिन बैरियर्स का जिक्र हो रहा है वो बैरियर्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोक सकती हैं। तो डेफिनेशन आप देखें बैरियर की, जो मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ। तो सर्कमस्टांस दैट प्रिवेंट्स द मैसेज फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटेड, ठीक है। कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी हालात, कोई भी इन्वायरमेंट जो आपके मैसेज को कम्युनिकेट होने से रोकता है। कैसे, कौन से मैसेज को? एज इंटेंडेड बाय द सेंडर टू द रेसिपिएंट, जिस तरह से आपके सेंडर की एक इंटेंशन थी। अब रीजन उसमें क्या क्या हो सकती हैं जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन में कोई बैरियर के तौर पर वो चीज़ सामने आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि जी इशूज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर दैट कैन लीड टू बायस। बायसनेस कहते हैं तरफदारी को, किसी सुपीरियरिटी वाले एहसास को भी कह सकते हैं, किसी कम्प्लेक्सिटी वाले एहसास को भी कह सकते हैं, किसी भी किस्म की बायसनेस आपकी आ सकती है। तो इशूज़ इन रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो आपका रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में अगर किसी किस्म के कोई इशूज़ पाए जाते हैं, किसी किस्म की कोई बायसनेस पाई जाती है, किसी किस्म की सुपीरियरिटी पाई जाती है, तो भी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। सेकंड थिंग इज नॉइज़। नॉइज़ के साथ साथ एक चीज़ हमने पीछे डिस्कस की थी, दैट वाज डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन और नॉइज़ ये दोनों ही बेसिकली आपके लिए बैरियर होते हैं। तो नॉइज़ में यहाँ पे उसने डिफाइन किया कि फिजिकल इंटरफेरेंस। अब फिजिकल इंटरफेरेंस है तो ये आपकी एक एक्सटर्नल एक फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है ये। तो आपका फिजिकल इंटरफेरेंस दैट डैमेज द मैसेज एज इट वाज बीइंग कम्युनिकेटेड, ठीक है, जो आपके मैसेज को डैमेज कर दे, ठीक है। अब जब नॉइज़ की हमने पीछे टाइप्स देखी थी तो डेफिनेटली नॉइज़ की टाइप्स में एक हमने देखा था साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल नॉइज़ भी हमने देखा था। अब वो जो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है वो बेसिकली एक इनर्ट क्वालिटी है ना, इंटरनल फैक्टर है वो। तो मैं नॉइज़ को एज ए होल मैंने यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर कहा है, लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे तो नॉइज़ की डिफरेंट टाइप्स में जाके फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं। फिर है जी कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस लीडिंग टू डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पे वर्ड आ गया डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे कि उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर लिया गया। अब मिस इंटरप्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि एज इंटेंडेड बाय सेंडर वो मैसेज उस तरह से रिसीव नहीं हुआ, कोई मैसेज कंफ्यूजिंग था या कन्फ्लिक्ट आपका आ गया उस मैसेज से, तो भी हमारी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। सिलेक्टिंग द रॉन्ग चैनल। अब चैनल हमने पीछे पढ़ा था, मीडियम और चैनल, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब मीडियम और चैनल की, तो जब मीडियम और चैनल की बात करें तो कहता है कि अगर आपने रॉन्ग चैनल का इंतखाब कर दिया। अब चैनल क्या करता है? चैनल इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ योर मैसेज। ट्रांसमिशन करना है ना उसने, चैनल के थ्रू आपका मैसेज क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो जिस चैनल से आपने, जिस रूट से आपने मैसेज को ट्रांसमिट करना था, आपने उस रूट का सही इंतखाब नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक बात थी, आप फेस टू फेस करना चाह रहे थे लेकिन आपने उसको फेस टू फेस करने की बजाय आपने उसको SMS के ज़रिए कर दिया या कॉल के ज़रिए कर दिया, तो वो बात उस तरह से अगले बंदे को समझ ना आई, ठीक है, तो उसको हम रॉन्ग चैनल कह सकते हैं। सफरिंग इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। कोई चीज़ आपको इंटरप्ट कर रही है कम्युनिकेशन में, कोई डिस्ट्रैक्शन है। अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये आपकी मेंटल डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। बच्चा क्लास में बैठा होता है, क्लास में बैठे बैठे वो बहुत बड़ी दूर निकल जाता है, ठीक है, या आपका क्लास फेलो है साथ बैठा होगा, उसका पढ़ने का मूड नहीं है, तो वो आपको कुछ ना कुछ आपका ध्यान किसी तरफ लगा रहा है, तो क्या होगा कि मैसेज को ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम होगी। तो जब इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन होती हैं तो वो भी एक बैरियर बन जाता है हमारी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के लिए। रिसीवर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक। अब अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक बेसिकली हमारे उस
कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट ही तब होता है जब हमें फीडबैक मिल जाता है। तो अगर आपको फीडबैक नहीं मिला तो इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया गया है या आपकी बात को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें किसी वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इंटरप्रेट अ मैसेज। कोई भी कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अगर हम उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो दैट विल लीड आवर मैसेज टू बी इनइफेक्टिव। क्वालिटी सिस्टम की खराबी है, ठीक है, वीक मोबाइल सिग्नल आ गया आपके। फिर वो कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग अजम्पशन। स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं बेसिकली आपकी दकियानूसी अप्रोच को, ठीक है, जो एक ही तरह से आप सोचते आ रहे हैं, एक ही तरह से आप करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, जिस तरह हमारी ज़ात पात के हवाले से मुख्तलिफ ज़ातों के साथ कोई चीज़ रिलेट की जाती है, जैसे फ़िरक़ेबाज़ी में कोई चीज़ रिलेट की जाती है, तो दीज आर ऑल स्टीरियोटाइपिंग। जैसे कहा जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एक मनहूसियत होती है या नहूसत का सबब बनता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक फिर वहाँ पे आपका जो बेसिकली जो पैटर्न होता है ना, आपका पैटर्न आपका किस चीज़ का, आपके माइंड सेट का। तो माइंड सेट का जो पैटर्न होता है ना, वो आपकी उस मैसेज को उस तरह से फिर इफेक्टिव होने से रोक देता है। यूज़ ऑफ टेक्निकल जार्गन और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। जार्गन्स, आप टेक्निकल टर्म्स, कोई भी आपकी ऐसी टर्म्स जो किसी खास प्रोफेशन से, किसी खास एरिया से आपके रिलेट करती है, ठीक है, तो वो हम उसको जार्गन कहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए एक बैरियर बन जाएगी। पुअर लिसनिंग स्किल्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर की ही लिसनिंग स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं है। ये हमारा आगे चैप्टर नंबर 5 में जाके हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली पूरा टॉपिक है हमारे पास एक लिसनिंग स्किल्स पे। तो एक अच्छा लिसनर क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मजीद इसमें एक्सप्लेन करता है लैक ऑफ अटेंशन, तवज्जो नहीं दी, एबिलिटी टू अब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन और परसेप्चुअल सिलेक्शन। परसेप्चुअल सिलेक्शन का मतलब सिलेक्टिव हियरिंग, मतलब अपनी मर्जी की बात को सुन लिया, बाकी बातों को उसने सारा इग्नोर कर दिया। नॉन वर्बल साइंस दैट कंट्राडिक्ट अ वर्बल मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा वो होती है जब आपका वर्बल प्लस आपकी जो नॉन वर्बल है, ठीक है, उनके दरमियान एक अलाइनमेंट पाई जाए, वो दोनों अलाइंड हो आपस में। वो कहता है कि नॉन वर्बल साइन आपके वर्बल मैसेज से कंट्राडिक्ट कर जाएं अगर, ठीक है, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, आपकी इनइफेक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में अगर स्टूडेंट से पूछता है कि जी आपने होमवर्क किया है, तो बेसिकली वर्बली तो वो कहता है यस किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉन वर्बल है बेसिकली, सॉरी वर्बली नहीं, यहाँ पे नॉन वर्बल है, वर्बली वो कह रहा है कि जी मैंने काम किया है, लेकिन जो नॉन वर्बल साइंस हैं, नॉन वर्बल साइंस क्या हो सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अब उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सप्रेशंस जाहिर कर रहे हैं कि शायद इसने काम नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तजाद आ जाएगा, अपोज कर रहे हैं वो दोनों को। तो वो जो नॉन वर्बल साइंस जब आपके वर्बल के साथ कंट्राडिक्ट करते हैं तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देते हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, अगर आप एक दिन आपने काम किया, आपको 2 पेजेस पढ़ाए गए, फॉर एग्जांपल 2 पेजेस आपने पढ़े, ठीक है, और एक दिन आपको 2 की बजाय आपको 10 पेजेस दे दिए गए कि भाई ये 10 पेजेस है, आपने ये तैयार कर लेना, ये आपका होमवर्क है। तो आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली आप उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंटली नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन आपकी ओवरलोड हो जाती है तो भी आपकी कम्युनिकेशन के इनइफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफरेंसेस इन एजुकेशन आर सोशल बैकग्राउंड लीडिंग टू कल्चरल डिफरेंसेस एंड वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम मैसेज। एक ही मैसेज होता है लेकिन आपके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से या आपकी एजुकेशन की डिफरेंस की वजह से वो क्या करता है, वो आपको डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा होता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझ यहाँ पे दिया हुआ है कि थम्स अप इज़ अ पॉजिटिव गुड न्यूज़ जेस्चर, मीनिंग ओके यस आई अप्रूव, वेयर एज इन सम कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पार्ट ऑफ इटली, इट इज़ एन ऑफेंसिव ऑब्सीन इंसल्ट, ठीक है, मतलब इंतहाई, मतलब आप इसको कह लें कि लो लेवल की या बिल्कुल परले दर्जे की जो बेइज्जती होती है। तो आप थम्स अप करते हैं, जैसे हम फेसबुक पे लाइक करते हैं, तो लाइक करने का मतलब थम्स अप से जो है उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है, लेकिन कुछ कल्चर में इसका जो मतलब है वो पॉजिटिवली लिया जाता है, ठीक है, और कुछ कल्चर्स में इसका जो मतलब है वो नेगेटिव होता है। तो ये अब हमने ये देखना है, अब आगे चैप्टर नंबर 4 में जाके हम इसको देखेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स में हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना होता है। तो कल्चर टू कल्चर चीज़ें आपकी वेरी कर रही होती हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत सिर्फ इसलिए कि वी विल हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई बैरियर ना आए बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है जी सेंडर एंड रिसीवर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस।
सेंडर और रिसीवर की जो लैंग्वेजेस है वो डिफरेंट है। ऑब्वियस ही बात है, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, अगले बंदे को उर्दू नहीं आती, वो इंग्लिश बोलता है, या आपको इंग्लिश नहीं आती, वो अगला बंदा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है। तो जब आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपनी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो चूँकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो दैट विल बी अ बैरियर इन योर कम्युनिकेशन। सेंडर एंड रिसीवर डिसलाइक ईच अदर एंड डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, तो भी क्या हो जाएगा, बेसिकली एक बायसनेस आ जाएगी आपके माइंड में। उस बायसनेस की वजह से क्या होगा, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी बायस्ड आइदर ड्यू टू पर्सनल और कल्चरल डिफरेंसेस। आपके अपने कल्चर की वजह से आपके दो बंदों के दरमियान डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक बायसनेस पाई जाती है, तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर देगा। फिजिकल डिस्टेंस एग्जांपल देता है कि जैसे अब आपने बात करनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपने अमेरिका में किसी से बात करनी है, तो क्योंकि हमारा जो है ना टाइम जोन डिफरेंट है अमेरिका के साथ। ठीक है, जब हम डिफरेंट टाइम जोन में बात करेंगे एक दूसरे से तो डेफिनेटली हमारी वो जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगी, इनफेक्टिव हो जाएगी, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते। फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करने का मतलब होता है बीच में से कुछ हिस्सा रोक लेना, कुछ हिस्सा विद होल्ड कर लेना। विद होल्ड करने का मतलब जैसे पानी का फिल्टर लगा होता है ना, तो पानी का फिल्टर क्या करता है, वो आपकी जो ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह हैं उनको अपने पास रोक लेता है फिल्टर, और जो साफ़ पानी है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसी तरह से क्या होता है कि आप फिल्टर इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर लेते हैं, मतलब कि वो आप बेसिकली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे जिस भी वजह से आप दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आप अपनी वजह से दे रहे हैं, रिसीवर की वजह से दे रहे हैं, वट एवर द रीज़न इज़, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जब भी आप पास करेंगे तो वो आपका फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू योर कम्युनिकेशन टू बी इनफेक्टिव। आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकेगी। उसके बाद आ जाता है जी सिलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परसीव करना, और सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्टिवली, जैसे हमने पीछे एक पढ़ा था ना सिलेक्टिव हीयरिंग। ठीक है, इसी तरह सिलेक्टिवली परसीव करना। दिस डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच द सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिवली का मतलब क्या होता है, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक, आपके अपने माइंड के मुताबिक, आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है, आपकी अपनी मेंटेलिटी है ना, उन सारी चीज़ों के मुताबिक जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना सब्जेक्टिवली डिसाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है which stimuli relating to an object, person or event are relevant and accepts only such stimuli which do not contradict the interest, experience, background and attitude of the recipient and match the individual's viewpoints। कि जो चीज़ें आपके व्यू पॉइंट के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ जो मैच करती है वहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो चीज़ें आपके साथ, आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, आपके माइंडसेट के साथ वो मैच नहीं कर रही बल्कि क्या कर रही हैं, वो कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, लेट गो कर देंगे, आप उनको जाने देंगे। तो ऑल अदर स्टिमुलाई आर कंसिडर्ड इररेलेवेंट बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, सिर्फ आप उन चीज़ों को ही देखेंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है, बाकी सबको आप लगेंगे कि वही रेलिवेंट है, और क्या कर देंगे, आप इग्नोर कर देंगे, एंड रिजेक्टेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। और आप उन सारी चीज़ों को अपने माइंड से, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए वो सारी चीज़ें आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इससे भी क्या होगा कि बेसिकली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। ये सारे ही किसी ना किसी तरीके से हमारी रूटीन की लाइफ में और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एज ए बैरियर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अगला टॉपिक हमारा इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो कहता है कि आप इंकरेज करें, फैसिलिटेट करें और रिवार्ड करें। जो लोग इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं उनको आप रिवार्ड दें ताकि वो जो है ना बाकी भी उससे कुछ सीखें। अप्रेजल सिस्टम होता है, अप्रेजल सिस्टम कहते हैं कि आप उनको चेक करें, एनालिसिस करें, उनका जांच पड़ताल करें उनकी, वो सारे प्रोसेस के बाद अगर आपको लगता है कि जो लोग अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करें, और जो नहीं कर पा रहे उनको फैसिलिटेट करें और उनको इंकरेज करें। ट्रेनिंग और गाइडेंस के ज़रिए आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कोलीग्स को ट्रेन करें, गाइड करें। मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ की कैपेसिटी होना, कैपेसिटी मौजूद होना किसी चीज़ की। ठीक है, तो मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है उसको आप मिनिमाइज करें। कैसे, बाय एम्बेडिंग गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेड बेस्ट प्रैक्टिस विद इन अ फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आप अपनी फर्म की, अपने इदारे की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में ऐसी चीज़ें ऐड कर दें, ऐसी गाइडलाइंस ऐड कर दें जिस पे अमल करें सारे, और आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपकी मिनिमाइज हो जाए और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना शुरू हो जाए। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, आप सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और ऐसे प्रोसीजर बना सकते हैं जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो और आपका जिससे बिजनेस भी अप टू डेट रहे। और ये सारी चीज़ें किसकी बेस पे हो रही होती हैं, बेसिकली आपकी
कम्युनिकेशन की बेस पे ही हो रही होती हैं, और अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो आपके बाकी मामला भी इनफेक्टिव हो जाते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं या पॉलिटिक्स पाई जाती है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो उनको भी आपको ज़रूरत है कि आप उसको मैनेज करें। मैनेज आप कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके, तो कुछ ऐसे चैनल्स और मैकेनिज़म्स बना दें फर्म्स में, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स में, जिनसे क्या होगा कि बेसिकली आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो टाइमली हो रही हो और वो इफेक्टिवली हो रही हो। तो इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगी, और जब हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी तो हमारे पास जितने भी बैरियर्स एक्सपेक्टेडली या पोटेंशियली हो सकते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बीच में से रिमूव हो जाएंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।